हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 1, वो भी डिटेल्ड के अंदर। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे 420 सब्सक्राइबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी इनको 500 भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो आता है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर टू द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। यानी ये किस तरीके का सिस्टम है जिससे कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये हमें क्या बताता है कि कंपनीज़ को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे और कंपनी के जो डिसीजन होंगे वो हम किस तरीके से लेंगे, और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो कंपनी के बोर्ड से उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी के मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स की कंपनी की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होती हैं। ये एक पूरी तरीके से सिस्टम होता है कंपनी का जिसके अंदर से हम कंपनी को डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये क्या चीज़ इंश्योर करता है कि जो कंपनी चल रही है वो फेयर तरीके से चले, ट्रांसपेरेंट तरीके से चले और अकाउंटेबल तरीके से चले। फेयर का मतलब यानी कुछ धोखाधड़ी ना हो, और ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ चीज़ छुपाई ना जा रही हो कंपनी के अंदर, और अकाउंटेबल यानी कि जो चीज़ वो कंपनी कर रही है उसकी जवाबदेही वो पूरी करे। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे रूल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक कंपनी को बताते हैं कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है और अपने स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से लेके चलना है। स्टेक होल्डर्स के अंदर कंपनी के कौन कौन आएंगे, जितने भी कंपनी से रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई कंपनी की। ये सब लोग क्या कहलाए जाएंगे, कंपनी के स्टेक होल्डर कहलाए जाएंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। सबसे पहले अगर कंपनी के अंदर अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छी होगी कंपनी पर। जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर हों, कस्टमर्स हों या फिर एम्प्लॉयज़ हों, उनका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर जब उन्हें पता है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अच्छी तरीके से फॉलो कर रही हैं तो उनका भरोसा कंपनी के ऊपर बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। जब वो देखेंगे कंपनी ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें बता रही है और फेयर चीज़ें कर रही है, किसी को धोखा नहीं दे रही, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आपकी कंपनी में आकर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहा हो तो आपकी कंपनी में कोई स्कैम भी नहीं होगा, ना कोई मिसमैनेजमेंट होगी, ना कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग हम आगे आने वाले यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग होगा जब बोर्ड और मैनेजमेंट दोनों क्या है, आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं। जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ की उनको जवाबदेही करनी है। किसको, शेयर होल्डर्स को, या फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी से रिलेटेड, उन सब लोगों को, बोर्ड और मैनेजमेंट को क्या करनी है, जवाबदेही करनी है कि जो भी चीज़ उन्होंने करी उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो इस हिसाब से वो बेटर डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी करें तो हमें आगे जाके बात बतानी पड़ेगी। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जिससे स्टेक होल्डर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो ऐसी चीज़ करेंगे। तो ये अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। उसके बाद क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। और सॉरी, ये जो पॉइंट था ये अकाउंटेबिलिटी का था कि ना हम उसको जवाब देना होता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो गई। और डिसीजन मेकिंग का क्या है, इंकरेजेस एथिकल, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस डिसीजन। यानी कि एथिकल और लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस डिसीजन लेने के ये काम आता है। और उसके बाद जो आपका पॉइंट था वो होता है कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है। ठीक है। कंपनी और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है और कंपनी और ज़्यादा एथिकल हो जाती है। इस चक्कर में कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। तो ये सब थी सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब उसके बाद 2 पॉइंट और हैं इसके बाद, वो है कंप्लायंस विद लॉ। ये हमें हेल्प करता है सेबी के रूल्स फॉलो करने में, कॉर्पोरेट लॉस को फॉलो करने में और कंपनीज एक्ट यानी को फॉलो करने में। क्या चीज़ हेल्प करती है, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। और सस्टेनेबल ग्रोथ, अगर कंपनी के अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होगी तो कंपनी लॉन्ग टर्म में हमारी सक्सेसफुल रहेगी और कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आपको पता होगा
अगर नहीं पता तो वो आगे आने वाला है आपके इसी सिलेबस के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। शेयर एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन विद ऑल स्टेक होल्डर। अब कंपनी के अंदर जब हम पूरी एक्यूरेट और टाइम टू टाइम अपनी इन्फॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि हम हमारी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, हम कुछ चीज़ छुपा नहीं रहे। तो ये वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। प्रिंसिपल का मतलब अगर ये चीज़ें अगर आपकी कंपनीज के अंदर हो रही हैं सारी जो गिवन है, तो आपकी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। तो अगर आपकी कंपनी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि सारी चीज़ें टाइमली और एक्यूरेटली अपने स्टेक होल्डर को बता रही है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, कि मैनेजमेंट को अपने जो भी उन्होंने एक्शन करा है या फिर जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, उस चीज़ की जवाबदेही करनी होती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और फेयरनेस की, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, कोई भी हो, हमको सब लोगों को, सब शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करना है, जस्टिसली ट्रीट करना है। जिसके पास कम शेयर है उसे ऐसा कम ट्रीट नहीं करना है, या फिर जिसके पास ज़्यादा शेयर है उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे शेयर होल्डर्स को हमें क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। और उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बोर्ड है कंपनी का, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किस चीज़ के अंदर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? कंपनी या फिर कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, उन चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बोर्ड होता है उसको, क्योंकि अकाउंटेबल भी वही होता है और रिस्पॉन्सिबल भी वही होते हैं। इंडिपेंडेंस, कि कंपनी के अंदर बोर्ड के जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर कंपनी के अंदर डिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेंगे, जिससे कंपनी के जो सीईओ, मैनेजर्स हैं, सिर्फ इन सब को ही फ़ायदा हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाए भले से। तो अनवाइज डिसीजन लिए जाएँ, इस वजह से कंपनी के अंदर कौन से डायरेक्टर होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एथिकल कंडक्ट, यानी कि करप्शन ना हो आपकी कंपनी के अंदर, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो और अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना की जा रही हों, ठीक है। और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आप काम करें वो आप एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के एंड सोसाइटी के, ये सब लोग क्या हैं? स्टेक होल्डर। इन सब की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है ना, कि इनको, इन लोगों को इनका हक पूरा मिले, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स के हमें इंटरेस्ट के साथ काम करना है। फिर कंप्लायंस विद लॉ, कि जितने भी लॉज हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, सेबी का एलओडीआर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमें फॉलो करते हुए चलनी है, ठीक है। तब हम बोलेंगे क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। रिस्क मैनेजमेंट, हमें सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, पहले से उनको मॉनिटर करना और उन रिस्क को प्रॉपर्ली पहले से ही मैनेज करना है, ताकि कंपनी के अंदर कोई घोटाला ना हो। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है हमें, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट पे भी फोकस करना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंक्लूजन देखें आसान वर्डों के अंदर, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस बारे में है? कि मेकिंग श्योर दैट कंपनीज डू द राइट थिंग, ट्रीट एवरीवन फेयरली एंड आर ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल इन दियर एक्शन। की जो कंपनीज हैं वो सही चीज़ें करें और सब लोगों को फेयरली ट्रीट करें और ऑनेस्टी के साथ काम करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। अगर ये चीज़ें कंपनी के अंदर हैं तो हम क्या कह सकते हैं? कि कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो वो लोगों का भरोसा बढ़ाएगी, ट्रस्ट बढ़ाएगी, कंपनी और ज़्यादा ग्रो होगी, कंपनी की इज्जत बढ़ेगी और कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगी। अब मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट रिफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन कौन लोग आते हैं? सीईओ, सीएफओ, मैनेजर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, जो कि हमारी कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जो डे टू डे के काम होते हैं, ये लोग वो चीज़ चलाते हैं, ठीक है। नहीं, किस किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं? जो क्या नाम है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, या फिर जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब लोग इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको बता चुका हूँ क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ रूल, प्रैक्टिस, प्रोसेस, जिससे कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मैनेजमेंट नहीं आती, इसके अंदर आते हैं मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं और मैनेजमेंट को गाइड करते हैं, ठीक है। जो किसको गाइड करते हैं? मैनेजमेंट को। और
किसको सुपरवाइज करता है, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नीचे ही आ गई हमारी मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, हमारा फ्रेमवर्क होता है, पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट काम करती है। ठीक है, और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो सारे एक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर कंट्रोल करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, और जो मैनेजमेंट काम करती है, जो भी वो काम करेगी उनको किसको जवाब देना पड़ेगा, बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। तो एक तरीके से मैनेजमेंट और बोर्ड का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, गुड गवर्नेंस इंश्योर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। गुड गवर्नेंस क्या कहती है कि जो ओनरशिप है वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि शेयर होल्डर्स अलग हों और कंपनी के कंट्रोल के लोग अलग हों, यानी कंपनी के मैनेजर अलग हों, यानी कि कोई भी कंपनी की बड़ी पोस्ट वाला CEO CFO कंपनी का ओनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मॉनिटरिंग कि गवर्नेंस मैकेनिज्म मॉनिटर मैनेजमेंट टू अवॉइड मिसयूज ऑफ फ्रॉड, यानी कि गवर्नेंस मैकेनिज्म किस चीज़ को मॉनिटर करता है, हमारे मैनेजमेंट को मॉनिटर करता है, उनकी सारी डे टू डे ऑपरेशन पर नज़र रखता है, ताकि जो भी उनको पावर दी गई है वो उस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर दें, कोई फ्रॉड ना कर दें। ठीक है, और सपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या देती है, हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देती है और गाइडेंस देती है किसको, मैनेजमेंट को, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सबसे पहला है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट इंश्योर दैट पॉलिसी फ्रेम बाय बोर्ड आर इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली, यानी कि सारी पॉलिसीज़ कौन बनाता है, बोर्ड, और वो किसको पास ऑन कर देती है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट किस चीज़ का ध्यान रखता है, यानी कि जो भी बोर्ड ने हमारे वो बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई भी उन रूल्स को तोड़े नहीं। ठीक है, एथिकल बिहेवियर, और मैनेजर को किस तरीके, मैनेजर शुड फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस, यानी उसको एथिकल तरीके से काम करना है, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग वो ना करे और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस इंटरेस्ट के लिए काम करे। ठीक है, और धोखाधड़ी ना करे कंपनी के साथ। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, और मैनेजमेंट जितना भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल है या फिर ऑपरेशनल रिपोर्ट है, उनकी एक्यूरेट और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दे कंपनी के बोर्ड्स को और स्टेक होल्डर्स को, वो ये चीज़ छुपाए नहीं। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर इज़ द पॉइंट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, ये एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्ट। और रिस्क मैनेजमेंट, ये मैनेजर का काम होता है कि जितने भी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको पहले के पहले आइडेंटिफाई कर लेना और उस चीज़ को मैनेज करना। और रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर एंड कम्युनिटी, यानी कि हर किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करके चलना, सारे स्टेक होल्डर के साथ, भले से एम्प्लॉय हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर हो या फिर कोई भी कम्युनिटीज़ हो, सबके साथ अच्छा इंगेजमेंट बनाकर चलना। ठीक है, अब गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, अगर मैनेजमेंट और गवर्नेंस के बीच में गुड रिलेशनशिप है तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, गुड रिलेशनशिप है, तो कंपनी हमारी स्मूथली वर्क करेगी। ठीक है ना, अगर बोर्ड एंड मैनेजमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम आसानी से होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितने भी, क्योंकि वो डायरेक्शन सही से देंगे और वो अपना काम यानी अपनी रिपोर्ट सही से प्रोवाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर देगी। और जब इन्वेस्टर देखेंगे कि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब लोग इस कंपनी के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी ट्रस्ट बढ़ेगा कंपनी के ऊपर और वो कंपनी के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लीगल कंप्लायंस, जब दोनों मैनेजमेंट एज वेल एज बोर्ड मिलकर काम करेंगे तो सारे लॉज फॉलो करेंगे, रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और सारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे यूनिटी के अंदर तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। ठीक है ना, कंक्लूजन देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, हमारा रूल्स और फ्रेमवर्क होते हैं, और मैनेजमेंट क्या होती है, जो हमारे डेली बिजनेस के
काम चलाती है, ठीक है। और जब दोनों साथ काम करेंगे तो ऑनेस्टली, एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली काम होगा, ठीक है। और जब ये इस तरीके से काम होगा तो कंपनी ग्रो होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी और स्टेक होल्डर का कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा। ये अब सबसे पहले आती हैं इनकी थ्योरीज। सबसे पहले आती है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या रिलेशनशिप बताती है दो लोगों के बीच में, ओनर्स और मैनेजर्स। ओनर्स कौन हो गए, कंपनी के प्रिंसिपल्स, और मैनेजर्स कौन हो गए, जो कंपनी के एजेंट कहलाए जाएंगे। ओनर के अंदर सारे हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह, और मैनेजर को हम क्या बोलेंगे, एजेंसी थ्योरी के अंदर एजेंट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताएगी हमारी एजेंसी थ्योरी। प्रिंसिपल कौन होते हैं, जितने भी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। और एजेंट्स कौन होंगे, जितने भी कंपनी के मैनेजर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव हैं, जो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए, वो हमारे कौन होंगे, एजेंट्स होंगे, ठीक है ना। ये थ्योरी क्या कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसके बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में और एजेंट्स के बीच में। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर समझा जाए, एजेंसी थ्योरी से दैट मैनेजर में नॉट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ये क्या कहते हैं कि क्या नाम है, हो सकता है मैनेजर हमेशा काम ना करे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। वो बीच में अपने गोल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या काम करेंगे, वो ऐसा काम करेंगे जिनसे उनकी सैलरी बढ़ जाए या फिर उनकी पावर बढ़ जाए या फिर उनके पर्क्स बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये क्या कहलाई जाती है, मैनेजमेंट की थ्योरी, वो एजेंसी थ्योरी कहलाई जाती है। क्योंकि अगर कोई इंसान काम कर रहा है कंपनी में तो वो अपना भला भी तो सोचेगा ना, सिर्फ दूसरे का भला थोड़ी सोचेगा। ये चीज़ क्या बताती है, हमारी एजेंसी थ्योरी बताती है। तो कंपनी के अंदर प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए ताकि हम ऐसे मैनेजर्स को मॉनिटर, गाइड एंड कंट्रोल कर सकें, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है एजेंसी प्रॉब्लम का जो हमें इजीली समझ में आ जाता है। एक कंपनी का सीईओ है मान लीजिए, ठीक है ना, वो अपना क्या नाम है लग्जरी ऑफिस या फिर ट्रैवल पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। और रिस्की और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, ठीक है ना, कुछ रिस्क नहीं लेना चाह रहा, और प्रॉफिट को जो है ना अपना मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसका बोनस बढ़कर दिखे। वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहा है ताकि उसका भी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा लगे कि क्या नाम है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सीईओ को तो फ़ायदा देगा क्योंकि उसका लग्जरी अच्छा हो रहा है, उसका ट्रैवल अच्छा हो रहा है और उसको बोनसेस भी मिल रहे हैं। बट ये शेयर होल्डर्स को ये चीज़ क्या कर देगी, हर्ट कर देगी, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है। अब की कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आ गया प्रिंसिपल, जिसके पास अथॉरिटी होती है, यानी कि शेयर होल्डर। एजेंट जो उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर या फिर डायरेक्टर। एजेंसी प्रॉब्लम किसे कहते हैं, जब एजेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में काम करे और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के बारे में ना काम करे, वो हो गई हमारी एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी कॉस्ट किसे कहते हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और फिक्सिंग एजेंट्स बिहेवियर के अंदर जितने भी हमारी कॉस्ट आएगी उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एजेंसी कॉस्ट कहेंगे। इंफॉर्मेशन असिमेट्री किसे कहेंगे, एजेंट नो मोर देन द प्रिंसिपल लीडिंग टू पॉसिबल मिसयूज, ठीक है ना, कि एजेंट को पता होता है प्रिंसिपल से ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का क्या कर लेता है, मिसयूज़ कर लेता है, ठीक है। एजेंसी थ्योरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मॉनिटर मैनेजमेंट एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं तो ये एजेंसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मैनेजमेंट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो क्या इंश्योर करते हैं कि अनबायस्ड डिसीजन लिए जाएँ, कोई भी मैनेजर अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन ना ले और शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले। और ऑडिट कमेटी का क्या काम होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है और मैनिपुलेशन ना हो कंपनी के क्या नाम है फाइनेंशियल्स के अंदर, इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगी, ऑडिट कमेटी रखेगी। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की मैनेजमेंट क्या ट्रू फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट शेयर कर रही हो। एग्जीक्यूटिव कंपनीज अलाउ शेयर होल्डर टू क्वेश्चन, वोट और रिमूव डायरेक्टर, ठीक है। शेयर होल्डर राइट्स का पॉइंट था ये, ठीक है ना, कि ये शेयर होल्डर्स को अलाउड करता है कि वो कंपनी को क्वेश्चन करें, वोट करें और अपने डायरेक्टर्स को रिमूव कर दें, ठीक है। ये कौन से, ये किसका राइट होता है, शेयर होल्डर्स के राइट होते हैं,
अब कंक्लूजन देखें तो एजेंसी थ्योरी सीधी सीधी तरीके से मैनेजर्स को वार्न कर देते हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, ताकि कंपनी के अंदर से गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो की जाए। ठीक है, अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑफ एजेंट, यानी कि जो एजेंट है वो कंपनी के लिए काम करेगा, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेगा। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आती है वो आपकी आती है स्टूवर्डशिप थ्योरी। स्टूवर्डशिप क्या कहती है? बिलीव दैट मैनेजर्स आर स्टूवर्ड। ये क्या बोलती है कि मैनेजर्स क्या हैं? स्टूवर्ड हैं। उसको उल्टी है कि मैनेजर स्टूवर्ड्स कौन होते हैं? जो ऑनेस्ट लोग होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और जो कंपनी की सक्सेस के लिए काम करे, ऐसे लोग क्या कहलाए जाएंगे? स्टूवर्ड्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या बोलती है कि मैनेजर्स क्या है? स्टूवर्ड है। एजेंसी थ्योरी को ये अपोज करती है। ये क्या कहती है कि हमेशा मैनेजर जो है अपने भले के लिए काम नहीं करते, ये जो है वो अच्छे लोग होते हैं और किसके लिए काम करते हैं? कंपनीज के लिए काम करते हैं और कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझा जाए कि मैनेजर क्या होता है? हमारे गुड केयर टेकर्स होते हैं, स्टूवर्ड्स होते हैं, जो कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, और कंपनी की रेपुटेशन अच्छी करना चाहते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते या फिर अपनी पावर बढ़ाना नहीं चाहते। अजम्पशन क्या है इसके अंदर? हम अज्यूम करना है कि मैनेजर क्या है? सारे भरोसे लायक लोग हैं, वो लॉयल्टी के साथ काम करेंगे और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है, उनके अंदर से ये चीज़ खुद ही इंटरनली डेवलप्ड है, उनको किसी ने बोला नहीं कि ऐसा करो, ये चीज़ उनके अंदर इंटरनली डेवलप्ड है। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म सक्सेस फोकस, और ये लोग किस पर फोकस करते हैं? क्या नाम है? कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रो हो। और गोल अलाइनमेंट की मैनेजर्स के गोल जो है और शेयर होल्डर्स के गोल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और दोनों के गोल क्या होने चाहिए? कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और ग्रो करे। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। अब स्टूवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी के अंदर फ़र्क क्या है? मैनेजर्स के व्यू में देखें तो एजेंसी थ्योरी के अंदर वो अपना भला सोचते हैं और मॉनिटर करने की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और स्टूवर्डशिप थ्योरी के अंदर वो भरोसे लायक लोग होते हैं और वो सेल्फ ड्राइवन होते हैं, उनको मॉनिटर इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल इसके अंदर उनको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। एजेंसी थ्योरी के अंदर उन पर रूल डालेंगे, ऑडिट्स डालेंगे और सुपरविजन डालेंगे। इसके अंदर मैनेजर को क्या बोला जाता है कि लो कंट्रोल करो, उनको थोड़ी फ्रीडम दो और उनको थोड़ी एम्पावरमेंट दो, ताकि वो अपने हिसाब से अच्छे डिसीजन ले सकें, उनको बांध के ना रखा जाए। मोटिवेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होती है कि उनको पैसा मिल जाए, एजेंसी थ्योरी के अंदर बोनसेस मिल जाए। और स्टूवर्डशिप थ्योरी के अंदर इंटरनल होती है, वो अपनी ड्यूटी के लिए और कंपनी की सक्सेस के लिए काम करते हैं। और गवर्नेंस स्टाइल इसके अंदर स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम होता है और इसके अंदर एम्पावरमेंट एंड ट्रस्ट बेस्ड। और रोल क्या है इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर? लीडरशिप, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल और विजनरी लीडर निकालती है हमारी कंपनी के अंदर। जो मैनेजर होगा वो स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल एंड विजनरी लीडर बनेगा। और बोर्ड मैनेजमेंट के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ठीक है, जब मैनेजर अच्छे तरह से काम करेंगे तो कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ाएंगे, कोलेब्रेशन होगा उन लोगों के बीच में और एम्पावरमेंट बढ़ेगी उन लोगों की। स्ट्रेटजी मेकिंग में मदद करेंगे, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करेंगे जो एथिक्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और सर्विसेज को अच्छी तरीके से फॉलो करता हो। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे फैमिली रन बिजनेस होते हैं जो कि स्टूवर्डशिप थ्योरी को फॉलो करते हैं, जहाँ पर मैनेजर्स जो होते हैं वो कंपनी के भले के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, और वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और उनको मॉनिटरिंग करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उनका बिहेवियर हम क्या कह सकते हैं? स्टूवर्डशिप बिहेवियर है। कंक्लूजन देखें सीधे सीधे वर्डों में, स्टूवर्डशिप बिलीव दैट मैनेजर कुड बी ट्रस्टेड, की मैनेजर कौन होते हैं? भरोसे लायक लोग होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम कंपनी को ग्रो कर सकें। और ये मैनेजर को पॉजिटिव और एथिकल व्यू ऑफ लीडरशिप की नज़र से देखती है और उनकी एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। ये नहीं कहती कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाया जाए कंपनी के अंदर, तो और कंट्रोल बेस्ड सिस्टम हटाया जाए। ठीक है, ताकि उन लोगों को, मैनेजर्स को थोड़ी एम्पावरमेंट मिले। अगली जो थ्योरी है वो है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी कहती है द कंपनी शुड not only work for the benefits of its shareholder but also consider the interest of all stakeholders who are affected by decision
यानी कि स्टेक होल्डर थ्योरी सीधा सीधा ये बताती है कि जो कंपनी है उसको सिर्फ शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसको सारे के सारे स्टेक होल्डर के लिए काम करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के अंदर सारे ही आपकी कंपनी से रिलेटेड लोग आते हैं, ठीक है ना, कि कंपनी को हर किसी के बारे में केयर करनी चाहिए, ना ही सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं जो कंपनी इसके अंदर जिनका शेयर है, जिन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको हर किसी का ध्यान रखना चाहिए, भले से एम्प्लॉयज़ हों, कस्टमर हों, सप्लायर्स हों, गवर्नमेंट हो, एनवायरनमेंट हो और दूसरी कोई भी कम्युनिटी हो, उनको सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर हो गए, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, एम्प्लॉयज़ हो गए जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कस्टमर हो गए जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सप्लायर हो गए जिनसे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। इन सब के ऊपर हमारी क्या क्या ड्यूटी बनती है? शेयर होल्डर को हम प्रॉफिट दें, एम्प्लॉयज़ को हम जॉब सिक्योरिटी दें, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दें, सप्लायर के साथ फेयर कॉन्ट्रैक्ट करें और गवर्नमेंट को प्रॉपरली टैक्स पेमेंट करें और कम्युनिटीज़ के साथ एथिकल बिहेवियर करें, ठीक है। मेन आइडिया क्या होता है स्टेक होल्डर थ्योरी का? इक्वल कंसिडरेशन, की हर लोग, हर चीज़ को, हर इंसान को, हर स्टेक होल्डर को इक्वल माना जाए, किसी को किसी से ऊपर नीचे नहीं माना जाए। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, की बिजनेस जो है एक सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें रिस्पॉन्सिबली और एथिकली बिहेव करना चाहिए सोसाइटी के टूवर्ड्स। और ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म में स्टेक होल्डर का ट्रस्ट किस तरीके से जीता जाए कंपनी के ऊपर, और वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल, और जो भी हम वैल्यू क्रिएट करें वो हर ग्रुप के लिए बराबर हो, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना हो, हर ओनर के लिए ये ना हो कि सिर्फ हम ओनर को ही प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी और का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाए। और CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिस तरीके से हम सोसाइटी और एनवायरनमेंट को सर्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हम 2% ऑफ द प्रॉफिट किसको देते हैं? सोसाइटी को देते हैं। सस्टेनेबली रिपोर्टिंग एक बताती है कि किस तरीके से कंपनी को अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रीट करना चाहिए, भले से एम्प्लॉयज़ हों या फिर एनवायरनमेंट हो। एथिकल प्रैक्टिस फेयरनेस के ऊपर फोकस करती है, जस्टिस के ऊपर फोकस करती है और सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप जो है बड़ा फेमस है अपने वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी सपोर्ट के लिए और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। इन्फोसिस भी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करती है और CSR अपना अच्छे से फॉलो करती है। स्टेक होल्डर थ्योरी और शेयर होल्डर थ्योरी के अंदर क्या फ़र्क है? शेयर होल्डर थ्योरी क्या बोलती है कि प्रॉफिट दिया जाए शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टेक होल्डर थ्योरी बोलती है कि सारे स्टेक होल्डर का ध्यान रखा जाए, ठीक है। और ये शेयर प्राइस और फाइनेंशियल रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ शेयर होल्डर को। और ये क्या बोलती है कि सोशल, एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल आउटकम सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और इसके अंदर इन्वेस्टर ड्राइवन, यानी कि इन्वेस्टर ड्राइवन होती है, सिर्फ इन्वेस्टर पर फोकस होती है, और ये सोसाइटी ड्राइवन यानी कि पूरी सोसाइटी के ऊपर फोकस्ड होती है स्टेक होल्डर थ्योरी। कंक्लूजन देखें सीधे सीधे वर्ड्स के अंदर, तो स्टेक होल्डर थ्योरी क्या बिलीव करती है कि कंपनीज को क्या नाम है, हर उस इंसान के लिए अच्छे तरीके से काम करना चाहिए जो कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है। ये एथिक्स, फेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम सिर्फ प्रॉफिट को नहीं ध्यान रखना चाहिए, हमें प्लेनेट का भी ध्यान रखना चाहिए, पीपल्स का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रॉफिट का सबसे लास्ट के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट का ही ध्यान रखा जाए, सबसे पहले लोगों का, उसके बाद प्लेनेट का एंड लास्ट के अंदर प्रॉफिट का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसको टॉप ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी आती है उसके बाद, ये क्या बोलती है? से दैट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक मनी, इंफॉर्मेशन, पीपल और मटेरियल टू सर्वाइव एंड ग्रो। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या क्या हो गए हमारे? मनी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, पीपल्स हो गए एंड मटेरियल्स हो गए। टू मैनेज दिस डिपेंडेंसी एंड अनसर्टेनिटी दे मस्ट बिल्ड रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्पेशली थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये इन जो हम जितनी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज ले रहे हैं बाहर से, उनके साथ हमारी डिपेंडेंसी और अनसर्टेनिटी ना हो, ये तो हमें अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। और ये रिलेशनशिप कौन क्रिएट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझा जाए कि कंपनी को ज़रूरत होती है किस किस चीज़ों की? कैपिटल की, नॉलेज की, सपोर्ट की और मार्केट एक्सेस की, ठीक है।
और वो सारी चीज़ें खुद नहीं बना सकती, ना कैपिटल, ना नॉलेज, ना लीगल सपोर्ट, ना एक्सेस, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम स्पेशली एक्सपीरियंस डायरेक्टर को लाएंगे, जो क्या नाम है हमारी कंपनी को हेल्प करेंगे ये सब चीज़ें कंपनीज के अंदर लाने के लिए। इसके की कॉन्सेप्ट क्या क्या है? एक्सटर्नल रिसोर्स, सबसे पहले तो कि कंपनी को बाहर की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कैपिटल, कस्टमर एंड सप्लायर्स। और डिपेंडेंसी की कंपनी जो है मोस्टली इन बाहर की ही चीज़ों पर रिलाय करती है। और अनसर्टेनिटी की, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो कंपनी को अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करना चाहिए। और बोर्ड को इसके अंदर एज अ कनेक्शन बना दिए कि जो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज कंपनी के अंदर ला के देंगे, ठीक है। रोल ऑफ बोर्ड क्या होता है बीडीटी के अंदर? तो एक्सेस टू द कैपिटल, यानी कि डायरेक्टर्स के पास पूरा एक्सेस होता है कि वो बाहर से फंड रेज कर सकें और अट्रैक्टेड इन्वेस्टर को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और लेजिटिमेसी एंड रेपुटेशन की, रेपुटेटेड डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देंगे। और मार्केट एक्सेस की, डायरेक्टर में हेल्प एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, डायरेक्टर नई मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और कंपनी के अंदर नए नए रिसोर्सेज लाकर देंगे। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, डायरेक्टर हेल्प करेंगे गवर्नमेंट को ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से समझा पाएँ और गवर्नमेंट के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कर पाएँ। इंफॉर्मेशनल फ्लो, डायरेक्टर ब्रिंग्स इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सटर्नल इंसाइट, डायरेक्टर जो होते हैं पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज कंपनी के अंदर ला के देंगे और जितने भी एक्सटर्नल इंसाइट हैं वो भी कंपनी के अंदर ला कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि अगर एक कंपनी को नई फॉरेन मार्केट के अंदर स्टार्ट करना है, तो वो एक ऐसा डायरेक्टर लेंगे जिसको उस कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और वो वहाँ के लोकल रूल जानता हो और पूरी बिजनेस प्रैक्टिसेस को जानता हो, और उसका वहाँ की गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो और वहाँ पर उसको ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर हों। तो ये कंपनी को हेल्प करेगा किस चीज़ में? वहाँ का रिस्क कम करने में और रिसोर्सेज गेन करने में, जैसे कि अप्रूवल आसानी से हो जाए, नेटवर्क अच्छे से बन जाए और कस्टमर्स अच्छे से क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आप बढ़ाते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? ब्रिंग वैल्यूएबल रिसोर्सफुल पीपल इनटू द बोर्ड, की क्या नाम है? वैल्यूएबल रिसोर्सफुल लोगों को बोर्ड के अंदर लाती है, ठीक है, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर उसके बाद आती है मैनेजरियल हेगमोनी थ्योरी। मैनेजरियल हेगमोनी थ्योरी क्या बताती है कि मैनेजर के पास असली पावर होती है कंपनी के अंदर, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी कि जो मैनेजर होते हैं उनके पास होती है असली पावर, ठीक है ना। इट्स से दैट वाइल the board is supposed to monitor and control management, in reality boards often follow the managers। से ये क्या बोलती है? हम किताबों में तो ये पढ़ते हैं कि क्या नाम है, वो मैनेजर्स को वो फॉलो करना पड़ता है जो बोर्ड का है, बल्कि असल में उसका उल्टा होता है कि बोर्ड्स को वो करना पड़ता है जो मैनेजर्स कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझें कि बोर्ड बोर्ड जो है वो जो है बॉस होना चाहिए मैनेजर्स का, बट ये थ्योरी क्या बोलती है? उसका उल्टा बोलती है कि क्या नाम है, ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ उल्टी होती है कि जो मैनेजर्स होते हैं जैसे सीईओ वगैरह, वो बोर्ड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। की अजम्पशन इसके अंदर थ्योरी के अंदर क्या ली गई है कि मैनेजर डोमिनेंट होता है, मैनेजर की पावर ज़्यादा होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, वो पूरे बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और बोर्ड क्या है? सिम्बॉलिक है, कि बोर्ड सिर्फ इसी वजह से एग्जिस्ट करता है ताकि वो कंपनी की लेजिटिमेसी शो कर सके, एक्चुअल कंट्रोल उनके पास नहीं होता। इसके अंदर लैक ऑफ रियल चेक्स होता है कि बोर्ड ऑफ एंड डू नॉट चैलेंज पावरफुल सीईओ और एग्जीक्यूटिव, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े सीईओज और एग्जीक्यूटिव को क्या नाम है चैलेंज करने के अंदर घबराते हैं। और एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट द बोर्ड, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करेंगे कौन हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि मैनेजर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, सीईओ वगैरह, तो उन लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? इंफॉर्मेशनल कंट्रोल, कि मैनेजर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा पता होता है कंपनी के बारे में। और बोर्ड डिपेंडेंस, और बोर्ड जो है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? सीईओ पर। अगर सीईओ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो उनको पता नहीं चलेगी। और सोशल टाइज, बोर्ड मेंबर एंड मैनेजर को इन दोनों कि अगर फ्रेंडली और पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ये हम बात ऊपर भी पढ़ आ चुके हैं कि कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, की बोर्ड जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी कभी नहीं होते, वो सीईओ सीएफओ की बातों में आ जाते हैं और कंपनीज के अंदर फिर इसी तरीके से स्कैम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल हुए हैं, एनरॉन का स्कैम हो गया या फिर सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड का स्कैम हुआ था, ठीक है ना। इसके अंदर यही चीज़ हुई थी कि
इन लोगों को कंपनी के मैनेजर ने ही क्या करा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया था, अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था और फिर स्कैम होना इसी तरीके से कंपनीज के अंदर स्टार्ट हो गया। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सीईओ को अलाउ ऐसा करते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड को, कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले सके, ठीक है ना। सीईओ के पास कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से स्कैम की वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसा कि हमारे साथ पहले भी हो चुका है, इंडिया के अंदर जो हुआ था सत्यम स्कैम, और जो फॉरेन कंट्री में हुआ था वो हुआ था एंडन स्कैम, ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इम्प्लीकेशन क्या क्या है। वीक बोर्ड ओवरसाइट, ये क्या नाम है, मिसयूज़ कर देती है पावर्स का, ठीक है। और बोर्ड डिसीजन बाय मैनेजमेंट, और अकाउंटेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। मैनेजर्स जो होते हैं वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फेलियर्स के लिए, ठीक है। साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो उनकी बातों में आ जाते हैं वो भी उस चीज़ के साथ अकाउंटेबल हो जाते हैं, और ये स्टेक होल्डर का ट्रस्ट कम कर देती है। जब क्या नाम है सीईओ अपनी मर्ज़ी से काम करेगा और बोर्ड को वही फॉलो करेगा जो मैनेजर कहना है, ऐसी उल्टी चीज़ चलेगी जो करनी चाहिए, तो क्या होगा, इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे उस कंपनी से कि ये कंपनी अब ग्रो नहीं कर सकती है। सिर्फ लोग, अब मैनेजर जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, हमारे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैनेजरियल हेगेमोनी थ्योरी को रिड्यूस किया जाए। सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाए जाएँ जो ऑब्जेक्टिविटी हटाएं और मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल करें। और सीईओ और चेयरपर्सन की जो जॉब पोस्ट होनी चाहिए वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर सीईओ और चेयरपर्सन दोनों एक ही इंसान है कंपनी के, तो कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूर होनी चाहिए, और बोर्ड कमेटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो ऑडिट ढंग से करें, रेमुनरेशन ढंग से करें, और रिस्क को प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली हैंडल करें, और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की, रिड्यूस इन्फॉर्मेशन गैप बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट की, बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन गैप है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। दोनों लोग आपस के अंदर ट्रांसपेरेंट हों, सब लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या आता है, मैनेजरल हेगेमोनी थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर जो है वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से वार्निंग है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है कंपनी के अंदर। अगर मैनेजर फॉलो कर रहा है, मैनेजर बोर्ड्स को बता रहे हैं सारी चीज़ें, और मैनेजर के पास ज़्यादा पावर है, तो एक तरीके से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर देती है, पावरलेस कर देती है, और मैनेजर को अपनी मर्ज़ी के काम करने देती है, ठीक है। और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एक्टिव डायरेक्टर हैं, और एम्पावर्ड बोर्ड है जो मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल क्या कहते हैं, अलग अलग सिस्टम और फ्रेमवर्क होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ या फिर अलग अलग कंपनीज़ यूज़ करती हैं, ताकि वो स्टेक होल्डर्स के बीच में अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर पाएँ। किस किस के बीच में, स्टेक होल्डर और कंपनी के ओनर के बीच में उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। तो इस टाइप के मॉडल जो बने होते हैं, जो ये चीज़ करने के लिए बने होते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हर मॉडल ये बताएगा कि पावर को हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिसीजन हमें अपनी कंपनी के अंदर किस तरीके से लेना है, और किसके पास कितना ज़्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर मॉडल, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये किस पे फोकस करता है कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट पहले आएगा, बाकी सब लोगों का इंटरेस्ट बाद में आएगा, ठीक है ना। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि कंपनी जो है शेयर होल्डर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। जो शेयर होल्डर थ्योरी है वो एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर फॉलो की जाती है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, डिस्पर्स्ड ओनरशिप, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं। इसके अंदर लीगल प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है इन्वेस्टर्स को लेके। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कंपनीज के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और रिटर्न पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म पर नहीं करते हैं, ठीक है। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर यूनिटरी बोर्ड होता है, यानी कि सिंगल बोर्ड होता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद आता है जर्मन मॉडल, जिसको 2 टायर मॉडल या फिर स्टेक होल्डर मॉडल भी कहा जाता है। ये जर्मनी, नेदरलैंड और ऑस्ट्रिया के अंदर
यूज़ किया जाता है। इसका मेन फोकस क्या है कि सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखें, एम्प्लॉयज़ हो, शेयर होल्डर्स हो, सोसाइटी हो, ये आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी पर एक तरीके से डिपेंड है। कौन सा मॉडल? जर्मन मॉडल, और एंग्लो अमेरिकन शेयर होल्डर पे था, ठीक है। और ये टू टायर्ड बोर्ड सिस्टम होता है। इसके अंदर सुपरवाइजरी बोर्ड अलग होगा, आपका मैनेजमेंट बोर्ड अलग होगा। सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर सब टाइप के आएंगे आपके, नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, इनके अंदर ये सब लोग आएंगे। और मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर जो मैनेजमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस चला रहे हैं वो लोग किसके अंदर आएंगे? हमारे मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर आएंगे। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर, और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा। उसके बाद आता है जापानीज़ मॉडल, जिसको क्या बोला जाता है? कीरेत्सु मॉडल, ठीक है ना। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जापान के अंदर ये यूज़ किया जाता है। इसका फोकस किस पर होता है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ग्रुप लॉयल्टी पर इस चीज़ का फोकस होता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ग्रोथ शेयर होल्डिंग अमंग कंपनीज इन अ ग्रुप, लाइक ग्रुप का मतलब क्या होता है? कीरेत्सु बोलते हैं जापानीज़ के अंदर ग्रुप को, ठीक है ना। तो क्रॉस शेयर होल्डिंग हो जो कंपनीज के ग्रुप हैं, कीरेत्सु हैं उसके अंदर, ठीक है। क्लोज टाइज हो बैंक्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, एंड गवर्नमेंट के बीच में। और इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोल कंपनी के ऊपर अच्छा होना चाहिए। और एम्प्लॉय, कस्टमर और कम्युनिटी सबको ये फोकस करना चाहिए। और उसके बाद जो आता है वो आता है इंडियन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एंग्लो अमेरिकन और जर्मन मॉडल दोनों को हम मिक्स करके यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखते हैं और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हैं। इसके अंदर बोर्ड ड्रिवन सिस्टम होता है, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर। और हम कंप्लायंस पे फोकस करते हैं कि जितने भी सेबी के रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल हैं, LODR के रूल्स हैं, हमारी कंपनी सारी चीज़ को फॉलो ढंग से करें। और CSR, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पर हम लोग फोकस करते हैं अपना। और ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेस से इन्फ्लुएंस किया गया है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट से भी ये चीज़ इन्फ्लुएंस की गई है। लास्ट जो आता है वो आता है आपका फैमिली बेस्ड मॉडल। फैमिली बेस्ड मॉडल जो है लैटिन अमेरिका और एशिया और मिडल ईस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर फैमिली कंट्रोल करती है बिजनेस को और उसके डिसीजन को, ठीक है ना। ऑनरशिप और मैनेजमेंट कौन करता है? सेम फैमिली के लोग करते हैं। ओनर भी वही होंगे, मैनेजर भी वही होंगे। इसकी एक्सटर्नल गवर्नेंस क्या होगी? वीक होगी। और बोर्ड क्या होगा इसका? इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा। जब कंपनी के ही लोग हैं और कंपनी के ही सब हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे मोस्टली, जितने भी इसके अंदर डायरेक्टर्स होंगे। और ये किस पर फोकस करेगा? सक्सेशन प्लानिंग और लेगेसी पर फोकस करेगा। अब कंपैरिजन आ गया चारों के अंदर। एंग्लो अमेरिकन मॉडल किस पर फोकस करता है? शेयर होल्डर पर, जर्मन स्टेक होल्डर्स पर, जापानीज भी स्टेक होल्डर्स पर, और इंडियन हाइब्रिड यानी इस पर फोकस करता है। और बोर्ड टाइप क्या आ गया इसके अंदर? एक ही यूनिटरी बोर्ड होगा इसके अंदर, टू टायर्ड, इसके अंदर इंटरनल, और इसके अंदर भी यूनिटरी बोर्ड होगा। ओनरशिप इसके अंदर डिस्पर्स्ड है, और इसके अंदर कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर ग्रुप बेस्ड है, और इसके अंदर मिक्सड है, यानी कि फैमिली भी और इंस्टीट्यूशन दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी इंडियन के अंदर। और एम्प्लॉय का रोल एंग्लो अमेरिकन के अंदर मिनिमल होता है, जर्मन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जापानीज़ के अंदर मीडियम होता है, और इंडिया के अंदर बढ़ा जा रहा है, ग्रो हो रहा है। और इंडिपेंडेंस इसके अंदर हाई होगी, मीडियम लो एंड मीडियम हाई के बीच की रेंज होती है इंडियन मॉडल के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन देखें सिंपल वर्ड के अंदर कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग गवर्नेंस के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जो उनके कल्चर और उनके लॉ और उनकी इकोनॉमी के हिसाब से ठीक बैठे, ऐसे मॉडल्स को हर देश अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है। और एंग्लो अमेरिकन मॉडल शेयर होल्डर की वैल्यू पर फोकस करता है, जर्मन मॉडल और जापानीज़ मॉडल दोनों स्टेक होल्डर की इंटरेस्ट पे फॉलो करते हैं। और इंडिया कौन सा मॉडल यूज़ करता है? हाइब्रिड मॉडल, ठीक है ना, जो सारी चीज़ों का मिक्स है और वो सब चीज़ों पर ही फोकस करता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है कौटिल्य की थ्योरी जो आती है। कौटिल्य सबसे पहले कौन था? कौटिल्य जो चाणक्य थे उनको ही क्या बोला जाता है? कौटिल्य बोला जाता है। वो एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और स्ट्रेटेजिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की उन्होंने बुक लिखी थी,
ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। उनके अंदर क्या क्या चीज़ थी? ट्रीटीज थी, स्टेट क्राफ्ट की, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उस बुक के अंदर, और मिलिट्री की स्ट्रेटेजीज थी उस बुक के अंदर। थ्रू रिटर्न फॉर गवर्नेंस ऑफ किंगडम मैनी ऑफ इस प्रिंसिपल अप्लाई टू मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने वो चीज़ें तो उस टाइम के राजाओं महाराजाओं के लिए लिखी थी, अपनी किंगडम के लिए लिखी थी, बट आज के टाइम में भी, आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। अब इसके कोर प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जो उनकी अर्थशास्त्र बुक थी? सबसे पहले है लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। द किंग आज की कंपनी में किंग कौन है? सीईओ हो गए या फिर कंपनी के लीडर हो गए। उन लोगों का क्या होना चाहिए? वाइज होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। पुराने टाइम में किंग होते थे, आज के टाइम में सीईओ हो गए, कंपनी के लीडर्स हो गए। इन लोगों को क्या होना चाहिए? वाइज, एथिकल एंड अकाउंटेबल होना चाहिए। वो किंगडम को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और कंपनी का किंगडम क्या होगा? हमारा कंपनी होगा। किंग कौन हो गए? सीईओ हो गए। और उसके पीपल्स को, और राजाओं की सभा कौन होती थी? पीपल कौन होते थे? जो उनके लोग होते थे उसके देश में रहने वाले। और कंपनी के कौन होंगे? वही होंगे स्टेक होल्डर, यानी कि कंपनी का ध्यान कंपनी रखे हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान, और वो सारे क्रिटिसिज्म और फीडबैक के लिए ओपन रहे, ठीक है ना। मॉडर्न पैरेलल के अंदर देखा जाए तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप चाहिए, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप चाहिए, एक अकाउंटेबल लीडरशिप चाहिए, ताकि स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्ट्रीज बताई थी। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर्स की ड्यूटीज़, ठीक है। मिनिस्टर जो होगा वो लॉयल होने चाहिए, लोग स्किल्ड होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए और इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, ठीक है ना। मिनिस्टर्स आज के टाइम में कौन कौन हो गए? टॉप मैनेजमेंट या फिर बोर्ड मेंबर, और वो एडवाइस करें किंग को, और किंग को जो है उनकी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, उनको अपना भी दिमाग लगाना है। यानी कि जो भी मिनिस्टर्स यानी कि मैनेजर अपने किंग को, यानी कि जो कंपनी के सीईओ हैं, उनको जो भी एडवाइस देंगे, वो जो किंग हैं यानी कि कंपनी के सीईओ हैं, वो उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है। वो अपना भी दिमाग थोड़ा लगाएं उस चीज़ के अंदर, और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हमें काम करना है, यानी स्टेट के, यानी कि स्टेक होल्डर्स के अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हमें काम करना है। मॉडल पैरेलल के अंदर देखें, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और मिसयूज़ का यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मिसयूज़ ऑफ पावर, और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस, कौटिल्य ने रिकमेंड किया था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर किसी के पास ना हो। पावर कैसी होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। हर इंसान को मॉनिटर करना चाहिए और हर इंसान अपने काम के अंदर अकाउंटेबल होना चाहिए किसी न किसी को। सबसे पास पावर क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर ना हो। मॉडर्न पैरेलल के अंदर देखा जाए तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ये चीज़ फॉलो की जाती है, कंप्लायंस टीम के अंदर, बोर्ड कमेटीज़ के अंदर, ठीक है ना। मैनेजमेंट का ध्यान रखने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक वेल्थ, और किंग जो है वो एक तरीके से ट्रस्टी की तरीके से काम करे, ओनर की तरीके से काम ना करे। जो मैनेजर है, सीईओ है, वो ट्रस्टी की तरीके से काम करे, अपने आप को ओनर ना समझे। वो पब्लिक फंड्स का, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया उसका अनएथिकल और पनिशेबल यूज़ ना करे, ठीक है। मॉडर्न पैरेलल के अंदर देखा जाए जैसे कि गांधी ट्रस्टीशिप और ये CSR चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये पब्लिक वेल्थ के लिए काम करती हैं हमारी, ठीक है। और ये हमारी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं धोखाधड़ी होने से। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कौटिल्य ने किस चीज़ पर फॉलो किया कि करप्शन, फेवरेटिज्म और डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए डीलिंग के अंदर। मॉडर्न पैरेलल के अंदर देखा जाए तो कंपनीज के कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए जाते हैं, एंटी करप्शन पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो बनी थी, एथिकल लीडरशिप जो होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को ही फॉलो करती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र थ्योरी का। और F जो आता है इसके अंदर पॉइंट वो आता है सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट, कि सिलेक्शन जो होना चाहिए वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, यानी जो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैरेक्टर और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। कनेक्शन या फिर लॉयल्टी के बेस पर किसी को हमें अपनी कंपनी के अंदर नहीं लगा देना, ठीक है। जो उस पोस्ट के लायक है उसी इंसान को हमें वो पोस्ट देनी चाहिए। मॉडर्न पैरेलल देखें तो अपॉइंटमेंट जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होने चाहिए, ठीक है ना, वो मेरिट और स्किल और इंडिपेंडेंस के हिसाब से चुनने चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए जो कंपनी के मतलब डिपेंडेंट हो, जो कंपनी के अंदर बायस डिसीजन कराए, ठीक है।
समरी टेबल, सबसे पहले एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट लीडरशिप होनी चाहिए सीईओ और बोर्ड के द्वारा, लॉयल एंड कॉम्पिटेंट मिनिस्टर होने चाहिए, स्किल्ड एंड एथिकल बोर्ड मेंबर होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस हो, ऑडिट कमेटी पूरा ध्यान रखें, इंटरनल कमेटी पूरा इंटरनल कंट्रोल ढंग से हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी को क्या नाम है एक दूसरे को जवाबदेही होनी चाहिए, नो मिसयूज़ ऑफ वेल्थ, कोई इंसान वेल्थ का मिसयूज़ ना करे, और सिलेक्शन जो हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए कि कौन हमारी कंपनी के अंदर लगने लायक है उस हिसाब से होना चाहिए। कंक्लूजन देखें सिंपल वर्ड के अंदर तो ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र होती थी ये थी तो एंशंट, बट आज के भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें दिखाती है कि लीडर्स को एथिकल होना चाहिए, वाइज होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, और गवर्नेंस के अंदर चेक्स होने चाहिए, फेयरनेस होने चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाए, और कंपनीज हमारे किंगडम की तरह है जो इंटीग्रिटी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलने चाहिए। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले यूनिट 2 के साथ जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है थोड़ी ही देर के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।